इस मूवी में तबाही का एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला होता है। इस मूवी की शुरुआत होती है 12 जनवरी सन 2011 के सैटेलाइट मिशन से। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, ब्रायन, मार्कस और जो। ब्रायन और मार्कस स्पेस शटल को बाहर से जाकर सही कर रहे थे और जो अंदर बैठकर इन दोनों को कमांड कर रही थी। लेकिन रिपेयर के समय मार्कस और ब्रायन के पीछे से एक अजीब सी चीज इनकी तरफ आते हुए दिखती है। वो तुरंत ब्रायन को बताती है जो भी अजीब सी चीज थी जिसे मूवी में व्योयोम कहा गया है। वो इन लोगों पर हमला कर देती है और इस हमले से शटल तेजी से घूमने लगता है जिससे जो बेहोश हो जाती है और इस घटना के कारण मार्कस स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। लेकिन ब्रायन के शटल में बंधे होने के कारण वो बच जाता है। ब्रायन किसी तरह से स्पेस शटल के अंदर आता है और मार्कस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद ब्रायन काफी मुश्किल से शटल को कंट्रोल कर पाता है। वो जो को होश में लाता है। फिर वो देखता है कि जो व्योयोम था वो चांद की तरफ वापस जा रहा है। अब ये लोग वापस पृथ्वी पर जाने लगते हैं। जो और ब्रायन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है। उस हादसे के कारण कोई भी व्योयोम के हमले पर विश्वास नहीं कर रहा था। मार्कस की मौत की वजह मेट्रॉइड के टकराने और ह्यूमन एरर के कारण हुई है और इसी बात से ब्रायन को जॉब से निकाल देते हैं। ब्रायन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अकेला रहने लगता है। इसी कारण से उसकी पत्नी कैरोलाइन अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और हम यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एक केसी हाउसमैन को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में धोखे से घुसकर प्रोफेसर के कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद को ईमेल करता है और वहाँ से निकलकर वो सीधे अपनी जॉब पर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद केसी को ईमेल पर वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि चांद अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट से अलग चल रहा है और चांद ऐसे ही अपनी ऑर्बिट चलता रहा तो पृथ्वी को काफी नुकसान होगा। इसलिए केसी अपनी डिस्कवरी नासा को बताने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट इसे एक प्रैंक कॉल समझकर फोन रख देती है। अब दूसरी तरफ हम जो को अपने बेटे और उसकी आया कैली के साथ देखते हैं। कैली एक फॉरेन स्टूडेंट होती है जो उनके साथ ही रहती है। जो को काफी अर्जेंट नासा से एक कॉल आता है। जल्दबाजी में वो घर से निकलती है। ऑफिस पहुँचने के बाद उसकी टीम उसे बताती है कि चांद अपनी ऑर्बिट यानी उसका जो एक फिक्स्ड पार्ट है वो बदल रहा है और जल्द ही पृथ्वी और चांद की दूरी कम होने लगेगी और कुछ ही दिनों के बाद चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा। ये सुनते ही जो काफी हैरान होती है कि इतने समय से हमें कैसे कुछ भी पता नहीं चला या कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला। इन सब में ही केसी की नजर एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रायन की तस्वीर होती है जहां पर उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और ब्रायन एक स्कूल में एक स्पीच देने के लिए जाएगा। ब्रायन काफी बड़ा एस्ट्रोनॉट था 10 साल पहले, इसलिए केसी उसे पकड़ने के लिए जाता है और उसके स्कूल में पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जिसने अपने मकान मालिक को काफी समय से किराया नहीं दिया था और उससे बचते हुए वो स्कूल आने के लिए निकलता है। लेकिन वहाँ पर केसी ब्रायन की जगह पर स्पीच दे रहा था। केसी जैसे ही ब्रायन को देखता है तो वो तुरंत ब्रायन को पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि चांद अपनी ऑर्बिट बदल रहा है और जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला है। लेकिन ब्रायन को लगता है कि ये कोई बेवकूफ आदमी है, इसलिए वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और सिक्योरिटी को बुलाकर केसी को वहाँ से निकलवा देता है। लेकिन जाते हुए केसी अपने सारे पेपर वहीं पर गलती से भूल जाता है। ब्रायन शाम को अपने घर पर बैठा था, तभी उसकी एक्स वाइफ कैरोलिन का उसे एक कॉल आता है जो उसे बताती है कि उनके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही ब्रायन सबसे पहले कैरोलिन का जो अभी का हस्बैंड टॉम है उससे मिलने जाता है। ब्रायन और टॉम दोनों ही कोर्ट रूम में जाते हैं जहाँ शनि की सुनवाई हो रही थी और ब्रायन काफी मिन्नतें करता है शनि की बेल के लिए, लेकिन जज बेल के लिए नहीं मानते हैं और शनि को 2 दिन की जेल हो जाती है। अब गुस्से में आकर ब्रायन टॉम को खरी खोटी सुनाकर अपने घर के लिए चला जाता है, लेकिन अचानक से बाहर का माहौल काफी खराब होने लगता है। अब बहुत ही जोरों से बारिश और तूफान आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केसी अपनी सारी खोज जानकारी सब इंटरनेट पर न्यूज पर डाल देता है जहां पर वो चांद को एक मेगा स्ट्रक्चर बताता है। वहीं अब नासा में खलबली मच गई थी क्योंकि अब चांद जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला था। लेकिन जो कि सीनियर सारी बात को गुप्त रखने के लिए बोलते हैं। उन्हें पता है कि न्यूज चैनल पर पहले से इस बात पर बहस चल रही है, यानी पहले
से किसी ने इस खबर को बाहर फैला दी है। यहाँ पर ब्रायन अपने घर पर अकेला बैठा होता है और वो भी न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ग्रेविटी के कारण चांद के टुकड़े हो रहे हैं, वो पृथ्वी पर गिरेंगे, जिसके कारण पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर का माहौल और भी खराब होता जा रहा है और उसे केसी की बात पर भरोसा होने लगता है। इसलिए वो वापस स्कूल जाता है। वो केसी के सारे पेपर्स इकट्ठा करता है और उन पेपर्स से उसे केसी की वेबसाइट मिलती है। उस साइट पर केसी का एक वीडियो था जिसमें लिखा था जो भी उसकी थ्योरी पर भरोसा करता है उन सबको मोटेल पर मिलना है। अब ब्रायन वहाँ पर पहुँचता है और केसी से पूछता है कि ये सब कुछ उसने नासा से भी पहले कैसे पता किया। तभी केसी बताता है कि वो कई सालों से डिस्टेंस प्लेनेट पर पढ़ाई कर रहा था ताकि वो एक मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट को खोज पाए। मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट यानी जो अंदर से पूरा खाली होता है लेकिन उनके कोर में एक व्हाइट स्टार होता है जो उसके आसपास के सारे प्लेनेट को एनर्जी देता है। आगे केसी बताता है कि उसे कोई भी अनुमान नहीं था कि चांद ही वो मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट निकलेगा। फिर वो बताता है कि चांद के अंदर में अभी कुछ हलचल हुई है, इसी कारण से वो अपना रास्ता बदल रहा है और ये सब कुछ गलती से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। आगे वो अपनी एलियन थेरेपी ब्रायन के सामने रखता है कि शायद कोई एलियन होगा जो इन सारी चीजों को जानबूझ के ऑपरेट कर रहा है। ये सब कुछ सुनकर ब्रायन हैरान होता है। इनकी ये बात चल ही रही थी कि बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। बड़े बड़े सुनामी जैसे वेव्स आने लगते हैं और देखते ही देखते इनका पूरा शहर बहने लगता है। इनके मोटेल में भी पूरा पानी भरने लगता है। जैसे तैसे ये लोग इमारत के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है। ये लोग कुछ देर के लिए इमारत के ऊपर सुरक्षित रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं जो चांद पर क्या हो रहा है देखने के लिए अपना एक स्पेस शटल भेजते हैं जो कि कुछ समय में चांद के ऑर्बिट पर पहुंच जाता है। फिर उन पर वापस व्योम का हमला होता है और वो सब मारे जाते हैं जो इस सारी घटना को लाइव कैमरे से देख रही थी। नासा के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये सब देखते हुए नासा के सीनियर और बॉस ऑपरेशन को छोड़कर भागने लगते हैं और जो को अपनी पोजीशन देते हैं। जो ये सब देख काफी हैरान होती है और कहती है कि मैं अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकती। तभी उसका सीनियर उसे कहता है कि उसे डैनफील्ड से मिलना होगा। डैनफील्ड नासा में काफी सालों पहले काम किया था और उसके पास नासा के काफी सारे डार्क सीक्रेट हैं। डैनफील्ड आर्मी से सिक्योर जगह पर रहता था। अब जो के पास एक्सेस होने की वजह से वो डैनफील्ड से मिल पाती है। डैनफील्ड उसे कुछ वीडियो टेप दिखाता है जिसमें उसे व्योम का हमला भी दिखाया जाता है। उसी समय डैनफील्ड भी वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि दरअसल अपोलो 11 ये पहला मिशन था चांद का। तो चांद की लैंडिंग के समय चांद की सतह पर काफी असामान्य चीजों की खोज हुई थी जिसे कोई भी एस्ट्रोनॉट या नासा अनुमान नहीं लगा पा रहा था। उन्हें लैंडिंग में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चांद नहीं चाहता कि कोई भी इंसान वहां पर आए। फिर जब एस्ट्रोनॉट ने अपना इंजन बंद किया था तभी स्टेबल होने के बाद वो लैंड कर पाए थे। उसके बाद ही पृथ्वी के साथ बातचीत हो पाई थी। इससे एस्ट्रोनॉट का ये अनुमान होता है कि शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ये लोग लैंड नहीं कर पाए थे। फिर डैनफील्ड उसे बताता है कि अपोलो 11 में वो खुद भी शामिल था और वापस पृथ्वी पर आने के बाद उसने और उसकी टीम ने नासा को बताने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे पागल करार देकर एक जगह पर छिपने के लिए बोल दिया था। आगे वो अपना अनुमान बताता है कि असल में चांद और कोई नहीं बल्कि वो एक आर्टिफिशियल बनाया गया स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों से काफी आगे है। इसी सब में जो को उसके पहले रह चुके हस्बैंड का कॉल आता है जो कि मिलिट्री में काफी बड़ा ऑफिसर होता है। वो कहता है कि वो लोग चांद पर हमला करने वाले हैं, लेकिन ये सुनते ही जो काफी हैरान होती है क्योंकि अगर चांद पर हमला हुआ तो पृथ्वी भी बचने वाली नहीं है। इसलिए वो उन सारे अफसरों से मीटिंग करके चांद पर अटैक न करने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसी मीटिंग में जो का एक्स हस्बैंड जनरल डग भी होता है जो को अपने बेटे जिम्मी के साथ घर में आने के लिए कहता है। अब जो के पास कोई और मदद नहीं होती है, न कोई स्पेस क्राफ्ट रहता है और न कोई स्टाफ, इसलिए वो भी हार मानकर
अपने बेटे और कैली को लेकर डग के बताए हुए बंकर में जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक स्पेस क्राफ्ट म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। उसके बाद ये तीनों सीधा उस स्पेस क्राफ्ट को लेने के लिए जाते हैं। अब जो तक केसी की बात पहुंच जाती है, इसलिए वो अब केसी को ढूंढने के लिए अपने एक्स हस्बैंड की मदद लेती है और उसे ट्रैक करके उसकी टीम मोटेल में जाती है। वहीं पर ब्रायन उसे मिलता है और वो लोग उसे टूटे फूटे नासा की इमारत में लेके जाते हैं और जो उनसे मिलने के लिए आती है, जो अब ब्रायन को सब बताती है कि क्या हो रहा है और ब्रायन को अपने साथ काम करने के लिए कहती है। ब्रायन पहले तो मना करता है, लेकिन सोचने के बाद वो अपनी एक्स वाइफ की फैमिली को एक बंकर में और शनि को सुरक्षित नासा के ऑफिस में पहुंचाने की शर्त रखता है, जिसमें जो मान जाती है उसकी बातों को और आर्मी की एक टीम को शनि को लेने के लिए जेल चली जाती है। अब जो और ब्रायन उस स्पेस शटल को म्यूजियम से नासा सेंटर में लाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पूरी धरती विनाश होने के कगार पर थी। जो और ब्रायन का प्लान ये होता है कि ये लोग उस शटल के सहारे चांद पर जाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके इस व्योम को बाहर निकालेंगे और यही व्योम है जो चांद को अपनी जगह से दूर कर रहा है। वो उस पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। इसी दौरान शनि इस इमारत में आता है, जिसे देख ब्रायन बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ डग अपने बेटे को कॉल करता है, जिसके साथ कैली रहती है और उस बंकर में आने के लिए कहता है, लेकिन जो जाने से मना करती है क्योंकि उसको चांद पर जाना होता है। यहाँ से बंकर कुछ ही दूर पर था, जहाँ जाने के लिए कैली और जो का बेटा निकल जाता है और यहाँ पर केसी और ब्रायन तीनों स्पेस शटल का स्टाफ नासा को चांद की लैंडिंग के लिए तैयार करने को कहते हैं। तीनों स्पेस शटल का स्टाफ नासा को चांद की लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है और क्राफ्ट के इंजन का नुकसान हो जाता है। अब इनके पास कोई भी जरिया नहीं रहता है जिससे कि एक शटल इग्नाइट करके चांद तक पहुंच जाए और ये सब देखकर जो हारने लगती है और जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें अब अपने अपने घर जाने के लिए बोलती है। फिर सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पृथ्वी पर बसे लोग चांद को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। वो काफी नजदीक आ गया था। ब्रायन भी काफी नाराज होता है कि ये ऑपरेशन लगभग फेल हो चुका है। जो निराश बैठी हुई थी, तभी वो देखती है कि चांद की ग्रेविटी में काफी बदलाव आ रहा है। तभी ब्रायन और केसी को एक आइडिया आता है कि वो चांद की बढ़ती हुई ग्रेविटी के सहारे खुद को स्पेस में लॉन्च करने का प्लान करते हैं, जिससे कि वो एक बार पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच जाएं, तो चांद उन्हें खुद ही अपनी ओर खींचने लगेगा। चांद की ग्रेविटी तेजी से बढ़ रही थी। अब इनके पास स्टाफ तो होता नहीं है, इसलिए जो ब्रायन और केसी ये तीनों ही स्पेस शटल में चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी लहर पूरे शहर को तबाह करती है, जो इनकी तरफ भी आ रही थी। इनके पास समय बहुत ही कम होता है और इन्हें जैसे तैसे 3 सेकंड के अंदर ही इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी मदद से ये लोग पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ जाने लगते हैं। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चांद इनका शटल अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन चांद से निकलने वाले पत्थर चट्टान इनसे काफी टकरा जाते हैं, जिससे इनका काफी नुकसान होता है और ये लोग चांद के उसी क्षेत्र पर क्रैश कर जाते हैं जहां से वो व्योम अटैक करने निकलता था। अब ये लोग चांद पर लैंड करते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट को बंद कर देते हैं। व्योम के अटैक करने से पहले यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शनि की कार को कुछ गुंडे लोग लेते हैं और गाड़ी चोरी करके लेके जाते हैं। अब शनि इन दोनों को लेकर दूसरे रास्ते पर जाता है जहाँ पर उसका घर था। शनि थोड़ा चलने के बाद ये लोग अपने घर पहुँचते हैं और शनि अपनी माँ और कैरलिन के साथ थोड़ा रुकते हैं और फिर कार लेके बंकर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। पक्षी इस जगह से बहुत दूर जाने लगते हैं। इससे सब अनुमान लगाते हैं कि अब ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, इसलिए पास ही ये लोग ऑक्सीजन टैंक चुराते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो गुंडे वापस इनके पीछे लग जाते हैं ऑक्सीजन टैंक के लिए। लेकिन टॉम और शनि उसकी कार को चकमा देके आगे बढ़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच में हम स्पेस में देखते हैं कि ये लोग चांद के स्ट्रक्चर के पास जा रहे हैं। तभी केसी अपने फोन से फोटो खींचने
लगता है। इसी समय ब्रायन को देखते हैं, वो उसी छेद के पास अपना न्यूक्लियर बम छोड़कर वापस आता है। अब हम थोड़े समय के बाद वो व्योम उस छेद से निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन वो बम के नजदीक न जाकर इनके स्पेस शटल के पास ही आने लगता है। उस व्योम को शटल के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शटल बंद रखा था। ये देख के जो रिमोट कंट्रोल जिससे बम को कंट्रोल किया जा सकता था उसे तोड़ देती है, जिसके कारण ही व्योम को इनके बारे में पता लग रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद व्योम इनके पास आ रहा था। ये देख वो लोग आसपास देखने लगते हैं और उसे केसी का मोबाइल दिखाई देता है, जिसे वो तोड़ देती है। जैसे ही मोबाइल तोड़ती है वो व्योम वापस छेद के अंदर चला जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि व्योम ऐसी चीजों पर ही हमला करता है जो ऑर्गेनिक और सिग्नल देने वाली चीज हो। इनका पहला प्लान फेल हुआ था व्योम को मारने का। शटल उसी छेद में लेके जाते हैं जहाँ से व्योम बाहर आया था। 20 फीट चांद के नीचे जाने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट खुद ही चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिकली उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और देखते ही देखते 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि चांद सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है, यानी के अंदर पूरा खोखला और बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक होता है। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे ही ऑन होते हैं वापस वो व्योम उनके पीछे पड़ जाता है और इनका शटल एक गेटवे के अंदर घुस जाता है। वो गेट अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन वो व्योम बार बार गेट के बाहर हमला करने लगता है। इन्हें पता नहीं चलता है कि चांद के अंदर आखिर क्या है, लेकिन उसके अंदर के एटमॉस्फेयर के कारण वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब होश में आने पर जो और केसी देखते हैं कि उस पर्यावरण में ग्रेविटी और ऑक्सीजन पृथ्वी जैसी ही थी, लेकिन वहाँ पर ब्रायन नहीं था और वो बाहर आके ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। इधर हम ब्रायन को देखते हैं जो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। उसे अपना बेटा दिखाई देता है। जब वो छोटा था ये एक तरह का एआई था। ब्रायन उस एआई को कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ के एक अच्छे इंसान का चेहरा बनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। आगे वो बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये सुनकर ब्रायन काफी हैरान होता है। वो कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के जो भी पूर्वज थे वो बहुत ही दिमागदार हुआ करते थे और स्पेस में उन्होंने काफी सारे प्लेनेट बनाए थे और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफी शांति के साथ सब अलग अलग प्लैनेट्स पर रह रहे थे। लेकिन इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो खुद ही विकसित होने लगा और उसने अपनी एक आर्मी बनाई और वो एआई पूरी तरह से डेविल बनता गया और फिर एक व्योम बन गया और उस समय अपनी आर्मी के साथ मिल गया। उस समय के इंसानों को मारने लगा, लेकिन इंसान भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने एआई से काफी सालों तक लड़ाई की और अलग अलग प्लैनेट्स में जाके उनकी ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की पावर भी कम होने लगी। दरअसल पृथ्वी को एडवांस ह्यूमन ने बनाया था और चंद्रमा भी पृथ्वी की ग्रेविटी के लिए उन्होंने ही आर्टिफिशियली बनाया था। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर खुद का डीएनए डाला ताकि यहाँ पर भी इंसान बसे और उसी के साथ इस लड़ाई में एडवांस्ड ह्यूमंस मारे गए। लेकिन उन्होंने अपना सबकॉन्शियस एक एआई में स्टोर किया जो कि व्योम से छिपाने के लिए चांद के ही कोर में ही रख दिया गया था और इसकी सुरक्षा के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। लेकिन व्योम को जब इंसान और सबकॉन्शियस के बारे में पता चलता है तो वो सबको मारना चाहता था, लेकिन उस स्ट्रक्चर के कारण ये मुमकिन नहीं था। इसलिए व्योम इंसान और सबकॉन्शियस को मारने का एक तरीका ढूंढता है और चांद को सीधा पृथ्वी पर क्रैश कराने का ठान लिया जिससे सब खत्म हो जाए। ये व्योम जब बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज के संपर्क में आते हैं तभी ये उन्हें ढूंढ पाता था। और आगे वो कहता है अगर पृथ्वी को बचाना है तो उसे किसी तरह खत्म करना होगा, जिसके लिए उस एआई को ब्रायन की मदद चाहिए थी। सारी हकीकत जानने के बाद ब्रायन भी तैयार हो जाता है। वो एआई बम के रिमोट कंट्रोल को और शिप को रिपेयर करता है। इसके बाद वो उस रूम से बाहर आता है जहाँ वो जो और केसी से मिलता है और ब्रायन ये सारी बातें उन सबको बताता है और कहता है कि चांद को वापस अपने ऑर्बिट में जाने के लिए हमें उस व्योम को मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ बंकर में देखते हैं जहां पर
मिलिट्री चांद पर न्यूक्लियर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन डक सबको गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और वो कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी वहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी पर देखते हैं कि वहाँ की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। काफी समय बीत जाता है और ऑक्सीजन टैंक खत्म होने लगता है और उसी में टॉम मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेस में ये तीनों भी अपने स्पेस स्टाफ को लेके स्ट्रक्चर से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर उनके साथ न्यूक्लियर बम भी होता है। यहाँ पर ब्रायन जैसे ही व्योम के नजदीक आने वाला था, वो बम को खुद के साथ खत्म करने वाला था ताकि वो व्योम भी खत्म हो जाए, जिसके लिए जो और केसी मना करते हैं। इसीलिए केसी चुपचाप न्यूक्लियर बम जहाँ पर रखा होता है उस जगह में वो चला जाता है। ब्रायन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे कहता है कि उसकी माँ को उसकी बहादुरी की कहानी सुनाना कि उसका बेटा स्पेस में गया था और वो खुद को डिटैच करता है। इनके पीछे ही व्योम होता है। अब अपना क्राफ्ट लेके ये लोग जैसे ही ऊपर चले जाते हैं, तब व्योम उस बम के आसपास घूमने लगता है। केसी रिमोट कंट्रोल से बम को ब्लास्ट कर देता है और उसी में व्योम मारा जाता है, लेकिन केसी भी खुद का बलिदान करता है। आगे उनकी शटल उस होल से बाहर आती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चांद पृथ्वी को बस छूने ही वाला था। जैसे ही वो होल से बाहर आते हैं, वो सीधे पृथ्वी पर लैंड कर जाते हैं और जैसे ही व्योम मारा जाता है तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बढ़ने लगती है और चंद्रमा वापस अपने ऑर्बिट में आने लगता है। इसी तरह कुछ घंटों में सब ठीक होने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम उसी स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं जो अपनी माँ और कुछ लोगों के साथ वहाँ होता है। वो अपना सारा ज्ञान AI के साथ बांटता है ताकि वो भी पहले की तरह एडवांस्ड बने और मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।